उन सभी को आप ये लिंक सेंड कर दीजिए इसकी, ताकि वे भी इस क्लास में जुड़ सके और उनको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिले। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि टैली के बारे में। टैली यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैली का जो स्क्रीन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आज आप सभी को बताने वाले हैं PGDCA सेकंड सेम के पेपर के बारे में, जो पेपर अभी हुआ नहीं है और होने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये होता है PGDCA का फुल फॉर्म। इसमें हम आज जिस टॉपिक की आपसे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। तो चलिए अब हम क्लासेस को शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है, उन सभी का स्वागत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो सबसे पहले यूनिट दिखाई दे रही है आप सभी को, यूनिट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग की मूल अवधारणाओं के बारे में विस्तार में व्याख्या कीजिए। और इसी तरह के और भी प्रश्न बन सकते हैं इसमें, जैसे कि अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझाइए या फिर इसके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन से आप अनेकों क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकते हैं, यानी कि हम आपको जो आंसर आज बताने वाले हैं इस आंसर से आप कई तरह के क्वेश्चंस को आंसर देख सकेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ कि आप जानते हैं विज्ञान है अकाउंटिंग बिजनेसेस व्यवहारों को सही तरीके से लिखने एवं उसका वर्णन करने के परिणाम निकालने का विज्ञान है। जैसे कभी आपने समझा, अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्थानों से लेन देन, वर्ष भर में प्राप्त लाभ हानि एवं एक निश्चित अवधि के अंत में बिजनेस की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सके और उन परिणामों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। व्यापारिक लेन देनों को एक सैद्धांतिक रूप देकर नियमानुसार लिपिबद्ध करना ही अकाउंटिंग अथवा बुक कीपिंग कहलाता है। यहाँ पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गई अकाउंटिंग की परिभाषा। यहाँ से आप अकाउंटिंग की परिभाषा लिख सकते हैं। अगर यदि आपको क्वेश्चंस आता है कि अकाउंटिंग की परिभाषा बताइए तो आप ये क्वेश्चंस वहाँ पे लिख सकते हैं। अकाउंटिंग की अवधारणाएं यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के उद्देश्यों का पूर्ण करने के लिए तथा अकाउंटिंग में एक समानता लाने के लिए कुछ अवधारणाएं निश्चित की गई हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ अवधारणाएं बताऊंगा। ये सभी अवधारणाएं अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके कई प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। यानी कि आप ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि छोटे, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं उनके भी आंसर आप इसमें देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की अवधारणाएं, या पहली अवधारणा हमारे सामने है
व्यावसायिक इकाई की अवधारणा, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे हम थोड़ा सा सरल बनाकर समझते हैं। व्यापार एक अलग इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यापार एवं उसे चलाने वाला व्यापारी। देखिए टेली में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन और एक कंपनी, यानी कि मालिक और उसकी कंपनी, दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो व्यापार एवं उसे चलाने वाला व्यापारी, यह अलग अलग एंटिटी हैं। व्यापारिक संस्था के लेन देन अकाउंटिंग बुक में लिखे जाते हैं। यदि कंपनी के मालिक ने कंपनी में कुछ रकम डाली है तब उसे कंपनी के कैपिटल अकाउंट में डाली जाती है तथा वह कंपनी की देनदारी हो जाती है। यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यापारी अपने बिजनेस में पूंजी डालता है तो पूंजी कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है और मालिक के लिए। यहां पे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे कि उदाहरण और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मोहन ने कंपनी खोलते समय 10,000 रुपये कंपनी में डाले। कितने रुपए डाले? 10,000 रुपये कंपनी में डाले। उसमें से 2,000 रुपये का ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर कंपनी की स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट मानी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो मोहन है, उसने एक कंपनी खोली है यानी कि बिजनेस ओपन किया है, उसमें उसने 10,000 रुपये डाले हैं और 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। तो ये जो फर्नीचर उसने खरीदा है ये होगा फिक्स एसेट, और जो उसने पूंजी डाली है वो पूंजी रहेगी उसकी कंपनी के लिए लायबिलिटीज। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसी तरह मोहन व्यवसायी ने कुछ रकम व्यक्तिगत कामों के लिए खर्च की है, यानी कि जब मोहन इसी 10,000 रुपये में से अपने खुद के निजी खर्च के लिए पैसे निकालता है तो यह जो पैसे हैं यह एक तरह का आहरण होता है, यानी कि तब उस रकम को कंपनी के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है अपितु उसे ड्राइंग यानी कि आहरण है ना, ड्राइंग अकाउंट में जोड़ा जाता है। इस अवधारणा से कंपनी के वास्तविक लाभ या हानि की गणना सही तरीके से की जा सकती है। यह अकाउंटिंग की मूल अवधारणा है। यानी कि आपने जो पहली अवधारणा समझी है यह कंपनी यानी कि अकाउंटिंग की मुख्य यानी कि मूल अवधारणा है। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस बनते हैं तो उसे आप आंसर दे सकते हैं, उनके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवधारणा की तरफ। धन मापन यानी कि धन माप अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंटिंग में सभी लेन देन को उस देश की मुद्रा में लिखा जाता है जिसमें अकाउंटिंग हो रही हो। भारत देश में अकाउंटिंग को रुपयों में लिखा जाता है। व्यापार के सभी लेन देन को अकाउंटिंग बुक में रकम में लिखी जाती है। ये भी आप एक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो उसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग जो होती है उसमें सिर्फ रकम लिखी जाती है, उसकी जो भी वस्तु होती है उस वस्तु की, या फिर चलिए इसे भी मैं थोड़ा आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी कंपनी ने 150 रुपये की 100 वस्तु बेची, तब उस एंट्री यानी कि उस एंट्री को सेल्स अकाउंट में 15,000 रुपये में लिखी जाएगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए एक कंपनी आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको ये कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है 150 रुपये की 100 वस्तु यानी कि 150 रुपये की 100 वस्तु बेचती है। यानी कि बेचने के बाद में जो सेल्स अकाउंट इसका बनेगा यानी कि सेल्स वाउचर में जब इसकी एंट्री होगी तो वहाँ पे इस वस्तु को ऐसे लिखा जाएगा 150, इसका जो प्राइस है वो 150 रुपये है और इसकी जो वस्तु है, वस्तु की जो क्वांटिटी है वो 100 है। यानी कि 150 और 100 को मिलाकर 15,000 रुपये इसकी टोटल प्राइस यहाँ पे लिखी जाएगी। इसमें वस्तुओं को किसी दूसरी इकाई में नहीं लिखा जाता है अपितु रुपयों में ही लिखा जाता है।
इसका में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जो भी स्थायी संपत्ति रहेगी उन सभी संपत्ति को ये रुपयों में लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि कंपनी के पास 100 टेबल और 25 कुर्सियाँ आदि हैं, यानी कि कंपनी के पास कितनी 100 टेबल और 25 कुर्सियाँ हैं, तब अकाउंटिंग बुक में उन टेबल एवं कुर्सियों का मूल्य रुपयों में लिखा जाता है। यानी कि जैसे कि 10,000 रुपये की टेबल और 5,000 रुपये की कुर्सियाँ आदि। इस अवधारणा से यह ज्ञात होता है कि बुक में कौन सी एंट्रियां करना है तथा कौन सी एंट्रियां नहीं करनी है। इससे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम चालू व्यवसाय की अवधारणा। यहां पे आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग यह भी अवधारणा है कि व्यापार बहुत बड़ी अवधि में कार्य करता है या व्यापार किसी व्यक्ति के जीवन काल से संबंध नहीं रखता है। कोई लाभ या लागत 1 साल से अधिक के लिए भी हो सकती है। यहाँ से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बिजनेसेस होता है वो लंबी अवधि के भी हो सकते हैं, यानी कि व्यापार बहुत बड़ी अवधि के हो सकते हैं। इसका भी आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि इसको आप उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं। कंपनी ने मशीन खरीदी जो अगले 15 साल तक कंपनी को लाभ देते रहेगी। इस अवधारणा के अनुसार मशीन के डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि जब भी आप कोई से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सी मशीन खरीदते हैं, तो उस मशीन की घिसावट से जो होता है उसे बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को घटाकर उसे अगले साल के संपत्ति में जोड़ा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, न कि उसके बाजार मूल्य पर। जैसे कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, एक मशीन खरीदी है, यानी कि इस कंपनी ने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है। अब ये मशीन क्या है, इस कंपनी के लिए एक स्थायी संपत्ति है, यानी कि फिक्स एसेट्स हैं। अगले 15 साल तक कंपनी को लाभ देते रहेगी। अब इसकी अगर इसको चलाएंगे तो 15 साल तक ये क्या करेगी, कंपनी को लाभ देते रहेगी। लेकिन 15 साल तक लाभ देने के साथ साथ इसकी घिसावट के कारण इसका मूल्य भी कम होगा। मूल्य कम होगा मतलब कि डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य में ह्रास होगा। मान लो कि अभी इसमें जो घिसावट होती है वो हर साल 10% डेप्रिसिएशन होती है। इससे मैं आपको समझना चाहता हूँ, जैसे कि 2023 में हमने ये मशीन खरीदी, इसकी प्राइस है 50,000 रुपये, इसकी प्राइस है 50,000 रुपये और 10% डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि हर साल 10% इसमें से कम होता है। यानी कि 2024 में इसका जो मूल्य रहेगा वो 45,000 रुपये रहेगा, 2025 में इसका जो मूल्य रहेगा वो 40,000 रुपये रहेगा। यानी कि इसमें 10% की मूल्यह्रास होता रहेगा। इस तरह से आप इससे समझ सकते हैं। यदि व्यावसायिक कार्य में बेचा जा रहा है, इसका मतलब होता है व्यावसायिक कार्य। व्यावसायिक कार्य का मतलब होता है अगर आपका बिजनेस ही मशीन बेचने का है तो उसमें आप इसका बाजार मूल्य निकाल सकते हैं। यदि व्यावसायिक कार्य में बेचा जा रहा है तब उसका बाजार मूल्य निकाला जाता है, यानी कि जो मार्केट मूल्य है वही आप इसमें से निकाल सकते हैं। इस अवधारणा से कंपनी की परिसंपत्तियों का अनुमान लगाना आसान होता है, यानी कि जो भी कंपनी की संपत्तियां रहती है उनका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास में क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लेखांकन अवधि अवधारणा, यानी कि इसकी जो अवधि रहती है ना उसकी भी अवधारणा है। इसे भी हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। अकाउंट बुक में जो भी लेन देन लिखे जाते हैं उन्हें यह मानकर लिखा जाता है कि उससे प्राप्त लाभ अनिश्चित हैं और यह अनिश्चितता एक अवधि तक रहती है।
जब अंतिम अकाउंट बनाए जाते हैं तब वास्तविक लाभ या हानि प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक लाभ या हानियों को ज्ञात करने के लिए बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं निश्चित अवधि में बनाना आवश्यक है। यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो पीरियड टाइम होता है, यानी कि अवधि समय जिसको बोल सकते हैं, उसमें यदि आप किसी तरह का लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस लाभ को अनिश्चित माना जाता है और यह अनिश्चितता एक अवधि तक रहती है। देखिए, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सामान्यतः इस प्रकार के अंतिम परिणाम बनाने की अवधि 1 साल की होती है, लेकिन बड़ी कंपनियों में यह 6 माह या 3 माह की हो सकती है। इस अवधारणा से हमें कंपनी के भविष्य संभावनाओं को जांचने में सहायता होती है एवं विभिन्न करों का मतलब होता है टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस की गणना करने में आसानी होती है। यानी कि किसी भी टाइम पीरियड यानी कि अवधि में आप इसको इस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखांकन लागत अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट्स, तब उसका वास्तविक मूल्य उसे क्या लिखा है, तब उसका वास्तविक मूल्य उसे जुड़े कर टैक्स, यानी कि यार लिखा हुआ है सर, जोड़कर टैक्स, स्थापना की लागत आदि जोड़कर उस स्थायी संपत्ति की कीमत लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक मशीन 10,000 में खरीदी, उस पर 100 रुपये टैक्स लगा, उसे लाने में एवं स्थापित करने में 2,000 रुपये खर्च हुए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी ने एक मशीन खरीदी। ये मशीन आप देख सकते हैं, मान लो ये मशीन है 10,000 रुपये की। अब इस मशीन में 100 रुपये का क्या लगा है, टैक्स, और 2,000 रुपये का स्थापित का मतलब होता है कि इस जो मशीन है, इस मशीन को प्रॉपरली सेट करने का जो 2,000 रुपये का है वो खर्च हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट बुक में मशीन का मूल्य 12,100 रुपये लिखा जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये की मशीन है, 100 रुपये का टैक्स है और 2,000 रुपये का स्थापित खर्च है, तो सभी को मिलाकर यहाँ पे अकाउंट बुक में इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब अकाउंट बुक में उस मशीन का मूल्य 12,100 रुपये लिखा जाता है। 12,100 रुपये को ही उस मशीन की कीमत मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष में उसे मूल्य के अनुसार डेप्रिसिएशन कर आगे लिखा जाता है। अर्थात अकाउंट बुक किसी भी संपत्ति की कीमत उसके खरीद एवं उससे जुड़े स्थापना मूल्य को जोड़कर ही तय की जाती है। उसकी कीमत बाजार भाव से नहीं लिखी जाती है, लेकिन जब उस संपत्ति को बेचा या दान किया जाता है तब उसे बाजार भाव से तय किया जाता है। इस अवधारणा से यह किसी संपत्ति की वास्तविक मूल्य का पता चलता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि जो 10,000 रुपये की मशीन है वो हमने 10,000 रुपये में खरीदी, अब उसको 2 साल के बाद में हम उस मशीन को किसी व्यक्ति को बेचते हैं, तो जो भी प्राइस उसकी रियल रहती है उसी मशीन की मार्केट में उससे रिलेटेड हम उससे जो डेप्रिसिएशन लगता है उससे कम करके हम उसको बेच सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द्वैत पहलू अवधारणा, यानी कि इसमें 2 पहलू से अवधारणा होती है। जैसे कैसे समझते हैं, बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं प्रणाली, यानी कि बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम यानी प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं। यानी कि 2 पहलू कैसे होते हैं, इसमें एक पाने वाला जिसे डेबिट कहा जाता है तथा दूसरा देने वाला जिसे क्रेडिट कहा जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पाने वाले पक्ष को डेबिट कहते हैं और देने वाले पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको समझा दूंगा, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है, तो वो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कि इसका एक रूल्स कैसे काम करता है। इस दोनों पहलुओं की एंट्री की जाती है, यानी कि एक तरफ डेबिट होता है और दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। इस दोनों पहलुओं की एंट्री की जाती है। इस प्रणाली का यह अर्थ कभी नहीं होता कि एक ट्रांजैक्शंस दो बार लिखा जाए, यह दो लेजर में लिखा जाता है। ध्यान रखना, यह दो लेजर में लिखा जाता है। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर चलती है कि प्रत्येक लेन देन में एक लेने वाला होता है तथा दूसरा देने वाला, यानी कि एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। इसके निम्न तीन सिद्धांत हैं, वो अभी आप समझ लीजिए। जैसे कि तीन इसके क्या है, रूल्स हैं। पहला रूल्स है, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम दो अकाउंट पर पड़ता है, यानी कि दो अकाउंट पे कैसे पड़ता है वो भी आप आगे समझ लेंगे। प्रत्येक अकाउंट में एक दूसरे के विपरीत प्रभाव होना, यानी कि विपरीत प्रभाव होना चाहिए, अर्थात एक अकाउंट में रकम जोड़ी जाती है तब दूसरे अकाउंट से रकम घटाई जाती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि मतलब जब एक अकाउंट में रकम क्रेडिट तरफ लिखी जाती है तब दूसरे लेजर में वही रकम डेबिट तरफ लिखी जाती है। एंट्री के दोनों पक्षों में रकम एक समान होना चाहिए। जैसे कि यदि आप यहाँ पे 1000 रुपये पाते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपये देने वाला अकाउंट भी होना चाहिए, यानी कि एक तरफ 1000 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 1000 रुपये डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेखांकन में प्राप्ति अवधारणा, यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। यहाँ पे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, किसी लेन देन से लाभ जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक उसे अकाउंट बुक में नहीं लिखा जाता है। यानी कि आप किसी भी तरह के अगर लेन देन करते हैं उसमें जब तक कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसे आप अकाउंट बुक में नहीं लिख सकते हैं। किसी कंपनी ने 1000 शर्ट का निर्माण किया, यानी कि 1000 शर्ट की उसने क्या करी, मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन जब तक वह शर्ट बिकते नहीं हैं तब तक उसके लाभ को बुक में नहीं लिखा जाता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 100 रुपये प्रति शर्ट बनाई है और उस 100 रुपये को आप प्रॉफिट के तौर पर देख रहे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं और वही प्रॉफिट आप लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता इसमें। उदाहरण के लिए रामलाल कंपनी को 100 शर्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ, यानी कि जो रामलाल की कंपनी है उसको 100 शर्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस स्थिति में उसे बुक अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। जब रामलाल कंपनी उन शर्ट को भेजती है, यानी कि जिससे ऑर्डर उसको प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को जब वो शर्ट भेजती है तब उसे अकाउंट बुक में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी को, यानी कि जो रामलाल की कंपनी है, उसे 100 शर्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और जब तक यह उसे भेजेगा नहीं, शर्ट को भेजता नहीं है, तब तक उसे अकाउंट बुक में नहीं लिखा जाता है। भेजने के बाद उसे अकाउंट बुक में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, रामलाल कंपनी 200 शर्ट उधार में बेचे हैं, यानी कि यहाँ से इन्होंने क्या किया है कि जो 200 शर्ट हैं वो उधार में बेची है, यानी कि क्रेडिट पर। रामलाल कंपनी 200 शर्ट उधार में बेचे हैं, इस स्थिति में उसे सेल्स अकाउंट बुक में लिखा जाता है। जब नगद प्राप्ति होगी तब उसे कैश अकाउंट में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे आप जो एंट्री दी गई है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस दिया गया है आपको, वो ट्रांजैक्शंस ये है कि जो माल बेचा है वो उधार से बेचा है। उधार से यानी कि जब भी माल अपन बेचेंगे तो बेचा हुआ माल हमारा सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी उसकी, और जब उस बेचे हुए माल का जब पैसा प्राप्त होगा अपने को तो वो एंट्री कैश में की जाएगी, कैश अकाउंट में।
यदि बैलेंस शीट बनाते समय नकद प्राप्त नहीं हुई तब उसे रकम संपत्ति में जोड़ा जाएगा। इस अवधारणा से वास्तविक लाभ प्राप्त करने में सहायता होती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि बैलेंस शीट बनाते वक्त नगद प्राप्त नहीं हुआ है आपको, उससे पहले आप उसकी बैलेंस शीट में रकम, तब उसे अकाउंट बुक में संपत्ति में जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका संचय अवधारणा, यानी कि अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। व्यापार में कुछ आमदनी यानी कि इनकम वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होती है, लेकिन उनकी प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है। तब इस प्रकार की आमदनी को अक्रूअल इनकम कहा जाता है, यानी कि ऐसा संपत्ति यानी कि ऐसा पैसे आपने कहीं पे दे रखे हैं, यानी कि ऐसा माल बेच रखा है जिसका जो रुपए हैं वो आपको भविष्य में आने के हैं, यानी कि अगले साल आने के हैं। इसे बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ दर्शाया जाता है। इसी तरह कुछ भुगतान जो इस वित्तीय वर्ष में करना था उसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने हैं। इस प्रकार के भुगतान को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है तथा उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज तरफ दर्शाया जाता है, यानी कि ऐसे भुगतान जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, यानी कि समय पे नहीं आए हो। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप समझ सकते हैं एक और क्वेश्चंस हैं टैली में सिंगल एवं मल्टीपल यूजर से आप क्या समझते हैं। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो आपको इस तरह का आंसर कैसे लिखना है वो भी आप समझ लो। सिंगल यूजर्स क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं सिंगल यूजर को बोलते हैं एकल उपयोगकर्ता, यानी कि एक ही व्यक्ति उसका उपयोग करता है। एकल उपयोगकर्ता मोड में केवल एक उपयोगकर्ता एवं एक समय में टैली का उपयोग कर सकता है, यानी कि जो सिंगल यूजर होता है वो एक सिस्टम पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, यानी कि एक बार में ही वो टैली को एक्सेस कर सकता है। यह मोड छोटे व्यवसायों या व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर को दूसरे के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस मोड में टैली एक कंप्यूटर पर स्थापित हैं और एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता इस पर काम कर सकता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसे बोला जाता है सिंगल यूजर लाइसेंस, यानी कि इसको जो लाइसेंस के तौर पर बोलते हैं वो होता है सिल्वर प्लान, यानी कि सिल्वर प्लान होता है एकल उपयोगकर्ता, एक ही व्यक्ति उसे ऑपरेट कर सकता है। इस तरह अपन समझते हैं मल्टी यूजर का मतलब होता है बहु उपयोगकर्ता। इस मोड में एक ही समय में कई उपयोगकर्ता टैली का उपयोग कर सकते हैं। यह मोड बड़े व्यवसायों या संगठनों के लिए उपयुक्त हैं जहां एक ही समय में कई लोगों को टैली पर काम करने की आवश्यकता होती है। इस मोड में टैली एक सर्वर पर स्थापित है और एक नेटवर्क पर कई उपयोगकर्ता इसे विभिन्न कंप्यूटरों में यानी कंप्यूटरों से एक्सेस कर सकता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता एक अलग टैली पर काम करता है, यानी कि जो उपयोगकर्ता हैं वो सभी के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक ही टैली के यानी कि एक ही लाइसेंस के ऊपर यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। और एक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए परिवर्तन वास्तविक समय में दूसरे को दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं मल्टी यूजर लाइसेंस, यानी कि गोल्ड प्लान। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 यूजर्स बैठे हुए हैं
और तीनों एक ही लाइसेंस के ऊपर काम करते हैं, और वो लाइसेंस है मल्टीपल यानी कि मल्टी यूज़र लाइसेंस, जिसको बोलते हैं गोल्ड प्लान। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब भी एक सिस्टम में एंट्री होगी तो वह एंट्री दूसरे सिस्टम में भी दिखेगी, यानी कि जब दूसरे सिस्टम में एंट्री होगी तो वह तीसरे सिस्टम में भी दिखेगी, यानी कि एक से अधिक जितने भी सिस्टम्स रहेंगे उन सभी में इस एंट्री को एक्सेस किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने क्लासेस अच्छे से देखी होगी और समझा भी होगा सब कुछ अच्छे से। और आप यदि अगली क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगली क्लासेस किस प्रश्न के ऊपर चाहिए। हम कोशिश करेंगे आप सभी को वही क्लासेस देने की। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही बताना चाहेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वह और भी इससे बेहतर करेंगे। यानी कि आज थोड़ा सा हमें क्लासेस लेने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगली जो क्लासेस रहेगी वो समय पे होगी। इस क्लासेस में हम आप सभी का इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।